हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज, जो कक्षा 8 का इंग्लिश रीडर का एक चैप्टर है। चलिए पढ़ते हैं। This is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them differently abled. दिस इज द स्टोरी, यह कहानी है ऑफ अ मीटिंग, मुलाकात की, बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी माने होता है जो दो असाधारण लोगों की कहानी है, उनकी मुलाकात की कहानी है। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। बोथ ऑफ देम मतलब वो जो दोनों थे डिफरेंटली एबल्ड थे, मतलब पूर्ण रूप से दिव्यांग थे। स्टीफन हॉकिंग, an astrophysicist who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allow him to speak only by punching buttons on a computer. जो स्टीफन हॉकिंग थे एक खगोल वैज्ञानिक थे। खगोल वैज्ञानिक होते हैं जो स्टार्स है या प्लैनेट्स के बारे में अध्ययन करते हैं या रिसर्च करते हैं। तो वो एक खगोल वैज्ञानिक थे who suffer from a form of paralysis, जो एक प्रकार के पैरालिसिस यानी कि लकवे से पीड़ित थे। that confines him, जिसने उन्हें सीमित कर दिया था या बांध दिया था। confines मीन्स होता है सीमित करना। him माने उन्हें टू अ व्हील चेयर, यानी कि एक चेयर जिसमें दोनों तरफ व्हील होती हैं जो दिव्यांग लोग यूज करते हैं चलने फिरने के लिए। तो व्हील चेयर वही चेयर होती है। तो उस लकवे की बीमारी ने उन्हें व्हील चेयर तक बांध दिया था। एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन, और अलाउज हिम और उनको अनुमति देता था टू स्पीक बोलने की, ओनली बाय पंचिंग बटन को दबाकर ऑन अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पर बटन दबाकर उन्हें बोलने की अनुमति प्रदान करता था। फिरदौस कांगा अ राइटर and journalist who lives and works in Mumbai. फिरदौस कांगा जो एक राइटर और जर्नलिस्ट हैं, who lives जो and works जो मुंबई में रहते हैं, and वर्क करते हैं, काम करते हैं। कांगा was born with brittle bones. कांगा जो थे वो पैदा हुए थे, brittle bones होती है वो बोन्स होती हैं जो मतलब बहुत ही जल्दी टूट जाती हैं। तो वो इस टाइप की बोन्स के साथ पैदा हुए थे। एंड लाइक हॉकिंग, और हॉकिंग की तरह ही मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर से ही चलते फिरते थे। अगला है कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज जो था मेरा रूपक था फॉर इंग्लैंड, यानी कि वो फिरदौस कांगा कहते हैं कि कैम्ब्रिज जो था वो मेरे लिए इंग्लैंड के जैसा ही था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, ये बहुत अजीब था कि व्हेन आई लेफ्ट इट, कि जब मैंने उसे छोड़ा, आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, तो मैं मतलब कुछ और ही, समथिंग एल्स मतलब कुछ और ही हो चुका था। बिकॉज क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था। ठीक है, अब आगे है इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज एंड द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन who is quite disabled now. It was on a walking tour through Cambridge. यह जो था एक वॉकिंग टूर था, मतलब पैदल चलने वाला वॉकिंग टूर था। थ्रू कैम्ब्रिज में उनका एक वॉकिंग टूर था। दैट द गाइड मेंशन, जो वहाँ पे जो गाइड था उसने बताया, स्टेफन को मेंशन किया, क्या किया, पुअर मैन इनकी हॉकिंग को एक पुअर मैन यानी कि बेचारा व्यक्ति कह के संबोधित किया। हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो था मतलब पूरी रूप से दिव्यांग है। दो
ही इज अ वर्दी सक्सेसर ऑफ आइजक न्यूटन। यद्यपि हालांकि ही इज वर्दी सक्सेसर, हालांकि वह एक योग्य उत्तराधिकारी है किसके, आइजक न्यूटन के। whose chair he has at the university, जिनकी यानी कि आइजक न्यूटन की चेयर ही हैज, जिनकी चेयर पर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, जिनकी चेयर पर वो यूनिवर्सिटी में बैठते हैं। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the best-seller ever, lived here. And I started, और मैंने शुरू किया क्योंकि because I had quite forgotten, मैं पूरी तरह से forgotten means भूल चुका था, that this most brilliant, कि यह सबसे प्रतिभाशाली, brilliant माने प्रतिभाशाली, and completely paralyzed astrophysicist, और लकवाग्रस्त यानी कंप्लीट पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त खगोल शास्त्री, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री, यानी कि अ ब्रीफ हिस्ट्री, टाइम ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री का मतलब जो लेखक थे, जो वन ऑफ द बेस्ट सेलर एवर, जो उनकी किताब थी मतलब हमेशा से ही सबसे ज़्यादा सेलिंग बुक थी, उसके जो राइटर थे वो यहाँ पर रहते हैं। कहने का मतलब है कि जो फिरदौस कांगा थे वो भूल चुके थे उस समय टहलते दौरान कि वो मतलब कि वो जो स्टीफन हॉकिंग है वो यहीं पे रहते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रतिभाशाली थे स्टीफन हॉकिंग, और उन्होंने एक ऐसी बुक लिखी जो मतलब कोई भी मतलब इतनी ज़्यादा बेस्ट सेलर बुक थी हमेशा की, वो यहाँ पर रहते हैं। तो वो कहते हैं when the walking tour was done, जब पैदल यात्रा पूरी हो गई, I rushed to a phone booth, मैं फोन बूथ की तरफ दौड़ा, and the on almost tearing the cord, जो cord माने जो तार होता है ना, वो लगभग टूट ही रहा था, so it could reach me outside, जो फोन बूथ की जो डोरी होती तार लगभग उन्होंने तोड़ ही दी था ताकि वो उन तक पहुंच सके, क्योंकि वो बाहर थे और ये भी डिसेबल थे, तो तार उनके वहां तक बाहर तक पहुंच नहीं पाया, तो बहुत ही मतलब लगभग टूटने वाला था, इतनी तेज उन्होंने खींचा तार। फोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, स्टीफन हॉकिंग के घर को मिलाने के लिए। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, लाइन पर उनके असिस्टेंट था, सहायक था। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं व्हील चेयर पर इंडिया से आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद वह यह सोचे विचार करे कि आई हैड प्रोपल्ड ऑल द वे, कि मैं पूरे रास्ते भर अपने आप को धकेलता हुआ आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में अपनी यात्रा के बारे में लिखने के लिए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग इवन 10 मिनट्स वुड डू, तो उन्होंने कहा कि आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है, इवन 10 मिनट वुड डू, केवल मतलब केवल 10 मिनट के लिए सही, क्या आप देंगे? हाफ एन आवर ही सेड, फिर उसने कहा, उनके असिस्टेंट ने कहा, हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा, फ्रॉम 3:30 to 4, यानी कि 3:30 से 4 तक। मतलब कहने का मतलब था कि उसने तो जो फिरदौस कांगा थे उन्होंने तो सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम मांगा था, लेकिन जो उनके असिस्टेंट थे शायद उनको कुछ लगा हो, जब उन्होंने कहा कि मैं इंडिया से आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है हाफ एन आवर, आधा घंटा यानी कि 3:30 से 4 तक का टाइम ले सकते हो। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक आई फेल वीक ऑल ओवर, अचानक मुझे पूरे शरीर में कमजोरी, फेल्ट यानी कि फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, महसूस होने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यानी कि जब आप विकला डिसेबल्ड के साथ ग्रोइंग अप करते हैं,
यानी कि जब आप डिसेबल्ड यानी विकलांगता के साथ बढ़ते हैं, यू गेट फेड अप, तो आप जो है फेड अप हो जाते हैं, यानी कि तंग आ जाते हैं विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, उन लोगों से जो टू बी ब्रेव, ब्रेव माने होता है बहादुर बनने के लिए कहते हैं, जो लोग आपसे बहादुर बनने के लिए कहते हैं, तो आप ऐसे लोगों से तंग आ जाते हैं। एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर, एज जैसे यू हैव अ करेज अकाउंट, जैसे आपके पास साहस का कोई खाता हो, ऑन विच जिसमें से यू आर कि आपके पास जो है साहस का कोई खाता हो, जिसमें से ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, जिसमें से आप चेक निकालने में बहुत लेजी यानी कि आलस दिखाते हैं, यानी कि आपके पास साहस का तो बहुत खाता है, लेकिन आप उसमें से साहस थोड़ा थोड़ा करके यानी कि लेजीनेस निकाल के उसका चेक काटते हैं। द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू, केवल एक चीज है जो मेक्स यू स्ट्रोंगर, जो आपको मजबूत बनाती है, वो है इज सीइंग समबडी, किसी को देखना, लाइक यू अपनी तरह किसी ऐसे व्यक्ति को देखना, अचीविंग समथिंग ह्यूज जिसने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया हो, देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल, तब आप समझ सकते हैं हाउ मच इज पॉसिबल कि कितना संभव है, एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, तब ये कहते हैं तब आपको पता चलता है कि कितना संभव है कि आपने जितना सोचा था उससे कहीं आगे तक पहुंच जाना। कहने का मतलब ये है कि देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल कि कितना संभव है कि आप जितना सोचते हो, यू एवर थॉट कि आपने जितना सोचा या आपने जितना सोचते हो उससे रीच आउट फॉर, उससे कहीं आगे पहुंच जाना। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो आपके जैसा हो लेकिन उसने आपसे ज्यादा यानी कि बहुत बड़ा हासिल किया हो, तब आप आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मतलब कि मैं बहादुर नहीं रहा, सेड हिज एम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर उनकी जो असंबद्ध कंप्यूटर की आवाज़ ने कहा, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प, चॉइस माने विकल्प नहीं था। श्योरली आई वॉन्टेड टू से, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता था कि लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस, मतलब मैं ये कहना चाहता था कि लिविंग क्रिएटिवली यानी कि रचनात्मक रूप से जीना, विद द रियलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेटेड बॉडी, डिसइंटीग्रेटेड मतलब विघटित होती हुई शरीर की वास्तविकता के साथ रचनात्मक रूप से रहना, वॉज अ चॉइस, केवल एक विकल्प था, बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि मैंने हर क्षण मतलब अपने आप को गिल्ट फील किया यानी कि अपराधी महसूस किया, दोषी महसूस किया। आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, मैं उससे पूछा या मैंने उनसे कहा, बोला, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्स, और उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए, जवाब देने के लिए, मतलब उन्हें फोर्स होना पड़ा या मजबूर होना पड़ा। There he was tapping a little switch in his hand. There he was tapping at the little switch. वह जो थे एक जो छोटा सा स्विच था उसको अपने हाथ मतलब टैप करते थे, इन हिज हैंड अपने हाथ में, उनके हाथ में एक छोटा स्विच था जिसको वो टैप करते थे या दबाते थे। Trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him. Trying to find the words on his computer, अपने कंप्यूटर पर शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। Only bit of movement left to him, केवल थोड़े से ही मूवमेंट उनके पास बचे थे। And his long pale fingers, उनकी लंबी पेल माने पीली उंगली के पास केवल कुछ ही मूवमेंट बचे थे। काय के बचे थे? उनके कंप्यूटर पर वर्डों को ढूंढने की कोशिश करने में। So every
so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish. The mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. अब है वो ये कहता है, every so often his eyes would shut in frustrated exertions. Every so often यानी कि बीच बीच में उनकी जो आंखें हैं वो फ्रस्ट्रेटेड में हताश एंड एग्जॉशन में थकान से बंद हो जाती थी, शट हो जाती थी, बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके अपोजिट में बैठ के आई कुड फील हिज एंग्विश, में उनकी पीड़ा को समझ सकता था। द माइंड बॉइंट विथ थॉट, उनका माइंड जो था विचारों से भरा हुआ था या लबालब था, जो केम आउट, जो बाहर आते थे, इन फ्रोजन फ्रेसेस। फ्रोजन मीन्स जमे हुए जो वाक्य होते हैं ना, उनकी, और सेंटेंसेस स्टिफ एज क्रप्सेस, और उनके जो मतलब उनके मन में जो विचार थे ना, वो जमे हुए वाक्यांशों, फ्रेसेस, फ्रोजन फ्रेसेस, और जो क्रप्सेस मतलब जो लाशों की तरह खड़े होके जो सेंटेंस जो होते हैं वाक्यों के रूप में सामने आते थे। जैसे लाशें खड़ी हो जाती हैं, ऐसे खड़े हुए सेंटेंसेस के रूप में बाहर आते थे। क्या? उनके थॉट। कहने का मतलब ये है कि उनके जो विचार थे, उनका माइंड जो विचारों से बिल्कुल लबालब भरा हुआ था। His thought came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि जो उनके विचार थे एक जमे हुए वाक्यांशों, या जैसे लाश बहुत कड़ी हो जाती है, उसी टाइप से उनके विचार भी बाहर उनके शब्दों के रूप में निकलते थे, क्योंकि वो उनमें कोई ना इमोशंस होते थे, ना भाव होते थे, कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि वो कंप्यूटर बोल रहा होता था। इसी तरह से उनके वाक्यांश या सेंटेंसेस, वाक्य जो है फ्रोजन निकलते थे, मतलब उसमें कोई इमोशंस नहीं होते थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. बहुत से लोग जो है महसूस करते हैं या सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं ना, डिसेबल्ड मतलब जो दिव्यांग लोग होते हैं, लंबे समय तक, यानी कि क्रोनिकली माने होता है लंबे समय से अनहैप्पी रहते हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट नॉट ट्रू माई सेल्फ। मैंने कहा कि हाँ, ये है कि मुझे मालूम है कि यह सही नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप जो है लाफिंग माने हंस रहे होते हैं, इनसाइड माने अंदर से। मतलब ये कांगा ने उनसे क्वेश्चन किया। तो अबाउट 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट के बाद, मिनटों के बाद, ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि वो जो है डायरेक्ट मुँह से तो बोल नहीं सकते थे, उन्हें कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ती थी, इसलिए वो वर्ड्स को ढूंढते थे, तब वो पंच करते थे स्विच को, तब वो जवाब दे पाते थे। तो आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। उन्होंने कहा कि मैं इसको अम्यूजिंग, मतलब मुझे बहुत अम्यूजिंग लगता है, मुझे दिलचस्प लगता है, व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं। संरक्षण, जब कोई इंसान किसी को मतलब अपने से छोटा समझता है, कि या लगता है कि अरे उसने कुछ मतलब हमारे बराबर नहीं ना, तो जैसा वो उस समय उसको संरक्षण देता है, वैसा ही वो कहते हैं कि मुझे बहुत दिलचस्प लगता है कि जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं। तो यू फाइंड अनाइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क। कहते हैं कि क्या आपको गुस्सा आता है जब कोई मेरे जैसा, लाइक मी कम्स आता है, एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, जब कोई मेरे जैसा आता है और आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है, बाधा डालता है। द आंसर फ्लैश्ड, आंसर आता है क्या? यस, हाँ। फिर होता है देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, फिर ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराते हैं, उन्होंने मुस्कुराए, इन हिज वन वे स्माइल मतलब एक तरफा मुस्कान से, एंड आई न्यू, और मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, नहीं बिना भावुक, सेंटिमेंटल माने होता है भावुक, और सिली माने होता है मूर्ख। तो बिना भावुक और मूर्ख हुए मैं जानता था that I was looking at one of the most beautiful men in the world, कि मैं मतलब वर्ल्ड के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत आदमी से, मैन माने आदमी को देख रहा हूँ।
ठीक है, अब आता है आगे का। द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। उनकी पहली झलक बहुत शॉकिंग थी, यानी कि चौंकाने वाली थी। बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ। उनकी पहली झलक इसलिए चौंकाने वाली थी क्योंकि ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ। वो एक मतलब एक स्थिर तस्वीर की तरह, फोटोग्राफ माने चित्र या फोटो की तरह थे जो एक रुकी हुई होती है। एज इफ ऑल दोज पिक्चर ऑफ हिम इन मैगजीन, क्योंकि उनकी जितनी भी पिक्चर्स थी ना जो मैगजीन एंड न्यूज़पेपर में थी, हैव टर्न 3 डायमेंशनल। वो जो थी कैसी थी, उनकी जो बाकी की समाचार पत्रों में, उनकी जितनी समाचार पत्रों में उनकी जितनी भी तस्वीरें थी वो 3 मतलब कि 3 आयामी हो गई। अब आता है आगे का। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवे इनटू अ स्लम। स्लम ट्विस्टेड माने होता है मुड़ा हुआ। देन यू सी, फिर आप देखते हैं जो उनका जो हेड था वो क्या था, ट्विस्टेड साइडवे इनटू अ स्लम, वो एक तरफ की ओर झुका हुआ था। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट। नीचे की तरफ हल्की मतलब उनका जो सर था वो एक तरफ झुका हुआ था और द टॉर्सो उनका जो धड़ था, श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और उनका जो धड़ था वो श्रंक माने सिकुड़ा हुआ था, पेल ब्लू शर्ट यानी कि जो हल्की पीली ब्लू शर्ट की तरफ सिकुड़ा हुआ था। द वेस्टेड लेग, उनके जो पैर मतलब बेकार थे, वेस्टेड मीन्स बेकार थे। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक। यू लुक एट हिज आईज, आप उनकी आंखों की तरफ देखें, विच कैन स्पीक स्टिल, जो अभी भी बोल रही थी। स्टिल माने अभी भी, स्पीक माने बोल सकती थी, विच कैन स्पीक स्टिल, जो अभी भी बोल सकती थी। एंड दे आर सेइंग, और दे यानी वे कह रहे हैं, समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वो बहुत अर्जेंट, बहुत ज़रूरी और बहुत कुछ बोल रहे हों। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, लेकिन ये कहना, ये बताना कठिन है क्या। कहने का मतलब ये है कि उनकी आंखें अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि वो अभी भी बोल सकती हैं और वो बहुत बड़ा या बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं, लेकिन ये बताना कठिन है कि वो क्या कह रहे हैं। बट यू आर शेकन, लेकिन आप जो है हिल जाएंगे, क्योंकि यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। लेकिन आप यह सोचकर हिल जाएंगे क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा है। बिकॉज यू हैव सीन समथिंग, आपने कुछ ऐसा देखा है, यू नेवर थॉट, जो आपने कभी सोचा नहीं था, कुड बी सीन, कि उसे देखा जा सकता है। यानी कि आपने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा कि हम देखेंगे, वो आप मतलब ने ऐसा देखा है। आगे आता है, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल। अब आई हैड आस्क्ड हिम ईयरलर। ये आता है कि मुझे मैंने कहा, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल, यानी कि विकलांग होने में सबसे अच्छी चीज़ क्या है। तो मतलब जो कांगा थे उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी बात क्या है, अबाउट बीइंग डिसेबल, विकलांग होने में सबसे अच्छी बात क्या है। I do not think there is anything good about being disabled. मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने में कुछ अच्छा भी है। I think, I said, you do discover how much kindness there is in the world. उन्होंने कहा, I think, मतलब मैंने I think मैंने सोचा, I said मैंने कहा, कि क्या मुझे लगता है कि, या मैंने कहा कि डू यू डिस्कवर, कि आपको पता चल जाता है, डिस्कवर माने पता चल जाता है कि हाउ मच काइंडनेस, कि कितनी दया है, देयर इज इन द वर्ल्ड। विकलांग होने में ये पता चल जाता है कि दुनिया में कितनी दया है। यस ही सेड, हाँ उन्होंने कहा, इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर that it could convey no reflection, no shade, no tone.
उन्होंने कहा कि उनके जो ध्वनि वॉइस जो सिंथेसाइज़र था, यानी कि जो उनकी जो ध्वनि सिंथेसाइज़र था, उसका एक हानि या एक नुकसान ये है कि इट कुड कन्वे, यह नहीं दे सकता है इन्फ्लेक्शन, यानी कोई भी विभक्ति, कोई रंग, कोई ध्वनि, मतलब कुछ भी नहीं देता। कहने का मतलब उनकी आवाज़ में जो उनका वॉइस सिंथेसाइज़र था वो उसमें कोई भी मतलब टोन नहीं थी, कोई भाव नहीं था। जैसे इंसान कोई बोलता है, खुश होके बोलता है, कोई दुःख होके बोलता है, गुस्से में बोलता है, तो उसमें भाव होता है कि लगता है कि हाँ, ये खुश है कि दुखी है, कुछ भी। लेकिन क्योंकि वो मशीन से वो बोल रहे हैं तो उसमें कोई भी भाव वगैरह कुछ मालूम नहीं करते हो सकता था। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agreed with me। और मतलब ये कांगा कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि वो मुझसे उत्साहपूर्वक कितने मुझसे एग्री थे, सहमत थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर, हर समय मैं जो हूँ अपनी चेयर पे जब भी शिफ्ट होता था, यानी कि मुड़ता था, और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और अपने वॉच में टाइम देखने के लिए अपनी मतलब कलाई, रिस्ट माने कलाई की तरफ जब देखता था, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ 30 मिनट्स काउंट। तो मैं अपने प्रत्येक मिनट को, यानी कि 30 मिनट से प्रत्येक मिनट को बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहता था। I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body। कहते हैं I felt a huge, यानी कि मैं जो था बहुत बड़ी मतलब आराम जो महसूस करता था। ये कांगा बताते हैं जब वो स्टीफन हॉकिंग के सामने थे तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस करते थे अपनी चेयर पे। एंड एक्सिलरेशन माने होता है रोमांच, इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, मैं अपने शरीर की संभावनाओं में एक बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा राहत, और एक्सिलरेशन माने उत्साह महसूस करता था। हाउ लिटिल इट मैटर्ड दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। हाउ लिटिल इट मैटर, ये बहुत ही कम, मतलब बहुत ही छोटा मैटर करता है, मायने रखता है। देन दैट, इस बात से, आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, कि मैं कभी भी चल नहीं पाऊंगा, वॉक नहीं कर पाऊंगा, और ना ही कभी स्टैंड यानी कि खड़ा हो पाऊंगा। मतलब यह मेरी बहुत छोटी मायने अब हो गया था इस चीज़ के कि मैं कभी अब ना खड़ा हो पाऊंगा, ना ही अब कभी चल पाऊंगा। I told him how he had been an inspiration beyond place for me and surely for others did that thought help him। I told him, मैंने उनसे कहा कि he had been an inspiration, कि वो मेरे लिए एक प्रेरणा है। मतलब मैंने उनसे बताया, क्योंकि कांगा उनसे मिल चुके थे, तो उन्होंने बताया कि कैसे वह मेरे लिए और एक निश्चित रूप से मेरे लिए और दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन यानी कि एक प्रेरणा है। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये विचार उनके लिए मदद करता है। मतलब जब दूसरे लोग ये सोचते हैं कि अरे जो स्टीफन हॉकिंग उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, तो ये सोच, ये विचार उनके लिए मदद करती है। तो उन्होंने कहा नो, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। तो आई थॉट, मैंने सोचा, नहीं, आई फुलिश आई वॉज टू आस्क, मैंने ये पूछ के कितना मूर्खतापूर्ण वाला प्रश्न किया है। यानी कि कांगा सोचते हैं कि मैंने ये उनसे जो प्रश्न पूछा है ये कितना मूर्ख वाला प्रश्न है। When your body is claustrophobic माने होता है जैसे किसी इंसान को किसी बंद कमरे में बंद कर दिया जाए ना, छोटा सा कमरा, तो उसको उसमें डर लगने लगता है। ऐसे ही उनकी बॉडी उनके लिए थी। तो उन्होंने कहा व्हेन योर बॉडी इज क्लास्ट्रोफोबिक, जब आपकी बॉडी होती है क्लास्ट्रोफोबिक, रूम की तरह होती है, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरो, और उसकी जो दीवारें होती हैं रूम की दिन ब दिन जब सिकुड़ती जाती हैं, ऐसी उनकी बॉडी थी, एक उस रूम की तरह थी जिसमें उनके अंग दिन ब दिन जो है बेकार होते जा रहे थे।
इट डज नॉट डू मच गुड टू नो। तो यह जान के बहुत अच्छा नहीं लगता है दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। तो जब वो ये कहते हैं कि आपकी जो मतलब जो क्लास्ट्रोफोबिक रूम है और उसकी दीवारें जब दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही हैं, तो यह जानना बहुत अच्छा नहीं लगता है कि बाहर जो लोग आपकी जो एडमिरेशन कर रहे हैं, मतलब प्रशंसा कर रहे हैं, या और तुम्हें भी मतलब सांस लेते हुए देख रहे हैं, तो कैसा लगता है, मतलब उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप अंदर से तो बहुत परेशान हो। फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि बाहर वाले लोग जो है प्रशंसा के साथ मुस्कुरा रहे हैं कि आप अभी भी जिंदा हैं, यू आर स्टिल ब्रीथिंग। ठीक है, तो इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल? क्या कोई एडवाइस सलाह है यू कैन गिव जो आप देना चाहते हैं डिसेबल पीपल, यानी कि विकलांग व्यक्तियों को कोई अपनी सलाह देना चाहते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो उनकी जो लाइफ है उसको बेटर करने में सहयोग दे सकें। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो उन्होंने कहा दे शुड कॉन्सेंट्रेट, उन्हें मतलब ध्यान केंद्रित करना चाहिए ऑन व्हाट, उन चीज़ों पे दे आर गुड एट, जिनमें वो अच्छे हैं। कहने का मतलब है जो हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, तो उनमें भी जिस चीज़ में वो अच्छे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं द हाफ आवर वाज अप, यानी कि जो आधा घंटा था वो पूरा हो गया था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, मैं सोचता हूँ मैंने आपको मतलब काफ़ी परेशान कर दिया। आई सेड, मैंने कहा, ग्रीनिंग स्माइल के साथ मैंने कहा कि मैंने आपको काफ़ी परेशान कर दिया, थैंक यू फॉर, इस चीज़ के लिए धन्यवाद। आई टच हिज शोल्डर, मैंने उनके शोल्डर्स जो थे उनको स्पर्श किया। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और वो गर्मी की जो शाम थी उसमें अपनी व्हील मतलब चलाते अपने जिस कुर्सी पे वो बैठे थे उसको चला के वो बाहर आ गए। तो ये जो स्टोरी थी हमारी, ये थी एक फिरदौस कांगा की जो है कैम्ब्रिज की यात्रा पर बेस्ड स्टोरी थी, जिसमें उन्होंने स्टीफन हॉकिंग से मुलाकात करी। इसमें उनकी और स्टीफन हॉकिंग के बीच की मुलाकात के बारे में दिखाया गया है कि एक जो विकलांग व्यक्ति है उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग उनके लिए एक इंस्पिरेशन थे और उनसे मिलने से उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। ये अब उनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कम वाली बात थी कि वो अब चल फिर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उनसे मिल चुके थे, क्योंकि वो उनसे भी ज़्यादा विकलांग थे। तो इस चैप्टर में भी बताया गया है कि हमें अपना दुख तब कम लगता है जब हम अपने से भी ज़्यादा किसी विकलांग व्यक्ति को कोई बड़ा हासिल करते हुए देख लेते हैं। तो इसी पे एक स्टोरी थी ये वाली जो फिरदौस कांगा ने लिखी थी, फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, जो हेवन ऑन व्हील्स से ली गई थी। ये थी हमारी स्टोरी। अब यहीं पे हमारा वीडियो का एंड होता है। अगली वीडियो मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।